नमस्कार। आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जबकि नैनोग्राम 10 की घात -9 ग्राम के बराबर होता है। अगला है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता को नापने का उपकरण या आर्द्रता को मापने का उपकरण हाइग्रोमीटर होता है। इसको द्रव तापमापी या द्रव घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी भी कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आपको इन दोनों कथनों से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है कि ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या आर सही है, ए गलत है। आपको बताना है इसमें। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। अब यहाँ पर आप आ जाइए। ए सही है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका कारण है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, ऊन जो है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से तो निर्मित होते हैं, परंतु ऊनी वस्त्रों में रेशे के मध्य मौजूद हवा के कारण वह गर्मी प्रदान करते हैं, ना कि विशेष प्रोटीन के कारण। और हवा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। चलिए, अगला है, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। अच्छा प्रश्न है ये, ऑप्शन सी सही होगा, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। अगला है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। जब पेट्रोल जलती है तो लेड का उत्सर्जन होता है। पेट्रोल के जलने पर लेड का उत्सर्जन होता है, जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है और सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका। गैल्वनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है। ऑप्शन डी सही होगा, जस्ते का लोहे। अगला है, शहतूत साल बनाई जाती है किससे। शहतूत साल ये चीरू के बालों से बनाई जाती है। चीरू के बालों से बनाई जाती है और ये चीरू तिब्बत और लद्दाख में ज्यादातर पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। ऑप्शन ए इसमें चमगादड़। चमगादड़ ये उड़ता है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं है। ठीक है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला है, हमारे जिसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस भी कहते हैं, ये हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति को रोकती है। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, जीन क्या है। जीन, जीन क्या होते हैं। जीन डीएनए के एक भाग होते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के एक भाग होते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। अगला है, एनोस्मिया किसे कहते हैं। एनोस्मिया, एनोस्मिया प्राण संवेदना में कमी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। घ्राण संवेदना में कमी को चिकित्सा विज्ञान में एनोस्मिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में मनुष्य के सूंघने की शक्ति धीरे धीरे इलाज न होने के अभाव में कम होती चली जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब जो सूंघने की शक्ति होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अगला है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट ये वे पदार्थ होते हैं जो मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा कि प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं।
अगला है मधुसूदनी अंतःस्राव एक। देखिए मधुसूदनी लिखा है लेकिन इसको इंग्लिश में यहाँ पर इंसुलिन लिखा दिया गया है। तो इंसुलिन जो अंतःस्राव होता है वो क्या होता है? ये एक पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड होता है। ओके, ये एक पेप्टाइड होता है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। भू स्थिर उपग्रह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भू स्थिर उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं। ओके, और इनकी कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सौर सेल। अगला है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, रोम है एक, रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, इसमें जो संग्रहित डाटा होता है और सूचनाएं होती हैं वो स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पकी ईंट से बनी इमारत है, पकी ईंट से बनी इमारत है। यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पकी ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। ये सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अगला, निम्न में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन सा था? मोहनजोदड़ो सबसे पहले राखाल दास बनर्जी गए थे। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज भी की थी। अगला है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना। मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इस ऋग्वेद जो है इसका 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। ओके, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सरस्वती मंत्र है जिसके रचयिता गुरुदेव विश्वामित्र थे। इसके अलावा ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन भी किया गया है। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये युद्ध परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध राजा सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यानी किस नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को वैशाली के ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भ्रिक ग्राम के निकट 42 वर्ष की आयु पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? देखिए, बौद्ध मत के विस्तार में पुष्यमित्र शुंग का कोई योगदान नहीं था। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मणवादी था, कट्टर ब्राह्मण था ये, और ये बौद्ध धर्म को संरक्षित न करने वाला था। बौद्ध धर्म का एक प्रकार से इसको हत्यारा कहा जाता है। बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला भी इसको माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को कहा यह भी जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे। देखिए,
मौर्य काल में न्याय की व्यवस्था में धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दो प्रकार के न्यायालय अस्तित्व में थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब इसमें जो ये ऊपर के दो बचे हैं, धर्म महामात्र, ये जनता में धर्म का प्रचार करते थे, जबकि रज्जुक जो है ये भूमि मापन से संबंध थे। ओके। अगला है सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है आपको तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आप लोग करिए, आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं। आपको बताना है कि किस काल में कहां पर मंदिर का निर्माण हुआ था। ओके। देखिए, गुप्त काल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ऑप्शन मानी गुप्त का 4 देवगढ़। इसके अलावा चंदेल खजुराहो वंश से संबंधित थे। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था। चालुक्य वातापी से संबंधित है या बादामी से, जबकि पल्लव जो है ये बादामी से संबंधित है, यानी इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है, और बाकी सभी कथन इसमें अलबरूनी के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित इन सभी में से कौन सा विभाग था। ये सभी विभागों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर दीवाने रियासत, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। दीवाने रियासत जो कि वाणिज्य मंत्री का पद था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने सृजित किया था। और इसको सृजित क्यों किया था? वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए उसने इस पद का सृजन किया था। अगला है, तुलुव वंश का संस्थापक कौन था। तुलुव वंश, इसका संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की थी। और तुलुव वंश के इस संस्थापक वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद इसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अगला है, निम्न में से कौन सा कर सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, विवाह कर। विवाह कर सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। अगला है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो इसने एक बार फिर से जजिया कर लगाया, क्योंकि औरंगजेब जो था वो कट्टर मुस्लिम था और हिंदू प्रजा के प्रति बहुत कठोर था। अगला है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग, जो उस तत्कालीन गवर्नर जनरल था, इसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। सर जेम्स आउट्रन और डब्ल्यू टेलर ने इस 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है। अगला है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका। देखिए, पागलपंथी विद्रोह करम शाह द्वारा चलाया गया था। ये अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था। मुख्य रूप से ये गारो का विद्रोह था। गारो जो जनजातियां पाई जाती हैं मेघालय में, गारो खासी जयंतियां, उनमें से एक गारो जनजाति थी जिन्होंने पागलपंथी विद्रोह किया था। ठीक है। 1840 से 1850 तक लगभग ये विद्रोह चला था। अगला है, राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था। वह अनुयायी केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन बी सही होगा, केशव चंद्र सेन। अगला है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया।
देसी भाषा प्रश्न अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया। इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। अगला है, निम्न में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बम्बई के 3 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्न में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? देखिए, 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था तो वहीं पर कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। अगला है, वह कौन सी तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। ठीक है। अगला है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, जब रॉलेट एक्ट हुआ 1919 में तो उसके विरोध में जब पूरे देश में आंदोलन किया गया और इसी आंदोलन में जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सम्मेलन हो रहा था और उसी जन सम्मेलन पर पंजाब के गवर्नर जनरल डायर ने गोलियां ताबड़तोड़ चलवाई थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे। इसी जलियांवाला कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुल मिलाकर 41 प्रश्न आज आप लोगों को मैंने करवाया और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताया करिए कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं और कोशिश करिए कि आप लोग प्रतिदिन मुझसे जुड़िए, चाहे वो हिंदी का टेस्ट हो चाहे वो जीएस का टेस्ट हो, और ऐसे लगातार 1 महीने तक आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ आगामी आरओ परीक्षा में मिलने वाला है। नमस्कार।